जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो 2024 में फ्रेंड्स बिहार दरोगा का तैयारी करवा रहे हैं, जिनका नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, वो जो पढ़ा रहे हैं अभी 2024 के एग्ज़ाम के लिए, उनका हम एक पर एक सारा क्लास हर सब्जेक्ट का हम ला रहे हैं। वो 2024 में जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो वो सब वीक में एक दिन जो टेलीग्राम चैनल पर वो अपना यूट्यूब क्लास का लिंक देते हैं करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स, उसमें हमने बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा था कि सर इसी प्रकार आप वीडियो डालिए ताकि हमको गरीब स्टूडेंट को सहायता मिल सके। इन सब कमेंट को देखते हुए हमें लगा कि इस प्रकार का क्लास हमें लाना चाहिए। देखिए, आज हम इकोनॉमिक्स का लाए हैं। अब तक वहाँ ज्ञान बिंदु सर के द्वारा इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो वो एक चैप्टर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी प्रकार जीके, जीएस, स्टैटिक एवं करंट सारा कुछ कराया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट, क्लास टेस्ट जितना होता है सब हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का जो आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जितना कुछ क्लास में स्टूडेंट को अवेलेबल होता है उतना हम अवेलेबल आपको करवाएंगे इस चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो पहला चैप्टर है ना, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उस पहला चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उस ऑब्जेक्टिव को हम लाए हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। किससे हुई है? तो ग्रीक शब्दों से हुई है इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है। आधुनिक अर्थशास्त्र, कोई भी अर्थशास्त्र के उसके पिता एडम स्मिथ हो जाएंगे। उसके पिता कौन हो जाएंगे? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी दरोगा का तैयारी ज्ञान बिंदु सर से ही करती हूँ। ठीक है, हम सोचे क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमें भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स आपके सामने लाए हैं। बिल्कुल बिट्टू झा सर के द्वारा ये करवाया गया है। ठीक है, ये 2024 दरोगा एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। जो एडम स्मिथ थे ना, वो अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में बताए हैं। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को बताया है कि अर्थशास्त्र जो है ना, यह एक धन का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान कौन के हैं? तो एडम स्मिथ, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम 1 से 2 बार इसीलिए बोलते हैं कि आपको अधिक से अधिक माइंड में सेट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का धन विज्ञान आपको परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए, ऐसे तो बिट्टू झा सर का दावा है कि हमारे नोट से बाहर पूछा ही नहीं जा सकता है। तो वह बिल्कुल आपका उन्हीं का हूबहू नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं सभी विषयों का, ताकि मेरी भी अच्छी रिवीजन हो सके। इसीलिए कहा एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में टोटल 111 क्वेश्चन दिए हैं। उन 111 क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब जैसे दूसरा चैप्टर खत्म होगा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है दूसरा चैप्टर, उसका भी हम फुल ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाएंगे और उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सर बताते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, कह रहा है चौथा क्वेश्चन अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग करने वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य के संबंध में रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है फ्रेंड्स? तो यदि मानवीय व्यवहार आपको दिखे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन कौन का अध्ययन करता है? यह परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र से संबंधित मानवीय व्यवहार का परिभाषा रॉबिन्स दिए थे। कौन दिए थे? मानवीय व्यवहार का परिभाषा तो रॉबिन्स दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल 1 से 111 तक क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप दरोगा के स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स
पुस्तक किसने लिखी थी? जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो पुस्तक जॉन मार्शल की है। किनकी है? तो जॉन मार्शल की है। जो जॉन मार्शल की द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक है वो 1890 में प्रकाशित हुआ था। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब प्रकाशित हुआ था? तो 1890 में प्रकाशित हुआ था। किनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? तो जॉन मार्शल का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? देखिए अर्थशास्त्र जो है ना एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो एक सामाजिक विज्ञान है अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए इसमें हम ज़्यादा बोल्ड हैं क्योंकि आज ये मेरा पहला क्लास है दरोगा को लेकर। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा बातें हम लोग अधिक करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है 2024 दरोगा एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हर चीज़ कवर करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, क्लास टेस्ट, जो भी टेस्ट होता है हर टेस्ट हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस से जुड़ेंगे तो जो दरोगा एग्जाम के लिए जो डेली टेस्ट सीरीज देते हैं 149 रुपया में, 149 रुपया महीना में, वो भी आप लोगों को हम कवर करवाएंगे। ठीक है, यदि फ्रेंड्स हमारी चैनल पर पहली बार आया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक और बड़ी बात, आप कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, और आपको क्लास में आगे क्या क्या चाहिए ये भी कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको बस इतना याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की पुस्तक है। किन की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन को लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? देखिए बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताए थे। जो एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन वर्ष 1776 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रीक आइकोनोमिया हम फ्रेंड्स पहले ही बताए थे कि जो अर्थशास्त्र शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आइकोनोमिया ओइक प्लस जे, देखिए जो अर्थशास्त्र है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ओइक ओइक प्लस नेमिन से मिलकर बना होता है। ओइक प्लस नेमिन से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक शब्द कौन कौन सा? ओइक प्लस नेमिन से, जिसमें ओइक का अर्थ होता है घरेलू और नेमिन का अर्थ होता है प्रबंध, अर्थात आइकोनेमिया को घरेलू प्रबंध कह सकते हैं। ठीक है, ओइक का अर्थ क्या होता है? दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। ओइक का अर्थ घरेलू, नेमिन का अर्थ प्रबंध। इस प्रकार आइकोनेमिया घरेलू प्रबंध से संबंधित है। ठीक है, आइकोनेमिया का संबंध किससे है? तो घरेलू प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स वर्ष 1932 में प्रकाशित एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। देखिए फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स साइंस कह रहा है, आपको बुक पर ध्यान देना है। जो इकोनॉमिक्स का है ना सारा बुक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब इसमें जो अधिकांश बिट्टू सर का जो सिलेक्ट क्वेश्चन होता है वो बस बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, एनडीपी, इन सब एग्जामों का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। उनका ये वादा रहता है कि उनके नोट से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक वर्ष दरोगा में इकोनॉमिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन? 7 से 8। तो टोटल इकोनॉमिक्स में मात्र 9 ही चैप्टर है फ्रेंड्स। कितने चैप्टर है? तो 9 फ्रेंड्स चैप्टर है। ठीक है, तो आपको 9 फ्रेंड्स कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, 9 चैप्टर में आपका 7 से 8 क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना क्वेश्चन बचिएगा? 92 क्वेश्चन का ही तैयारी आपको करना होगा। ठीक है, मात्र इकोनॉमिक्स पढ़ के आप 7 से 8 क्वेश्चन ले सकते हैं। बस इनके एक भी ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इनके नोट से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा।
क्या कह रहा है? वर्ष 1932 में प्रकाशित एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये किन की पुस्तक है? तो ये रॉबिन्स की पुस्तक है फ्रेंड्स। ये किन की पुस्तक है? तो रॉबिन्स की पुस्तक है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये इनकी पुस्तक है, रॉबिन्स की। प्रकाशित कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जॉर्ज मेनार्ड किन्स हैं। कौन है? तो जॉर्ज मेनार्ड किन्स हैं इनके लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा जो है वो मार्शल दिए थे। कौन दिए थे मानव कल्याण संबंधित परिभाषा? तो जॉन मार्शल दिए थे। और धन का विज्ञान कौन बताए थे? तो धन का विज्ञान एडम स्मिथ के थे। ठीक है, तो धन का विज्ञान कौन बोले थे? एडम स्मिथ। और मानव कल्याण संबंधित परिभाषा तो मार्शल दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि? अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना जाता है फ्रेंड्स। इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी ऑप्शन को लेकर आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आर्थिक क्रिया है जो वो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्पादन भी हैं, उपभोग भी हैं और निवेश भी हैं। ये तीनों आ जाएगा क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये 4 प्रकार का होता है। तो विनिमय नहीं दिया हुआ है, तो ये तीनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न होता है। जैसे अस्पताल में कोई डॉक्टर काम कर रही है या कोई भी व्यक्ति कोई भी पद पर है, सरकारी पद पर है, वो रुपया कमा रहा है, तो वो किस प्रकार की क्रिया हो जाएगा? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब आर्थिक लाभ हो रहा है, उससे पैसे कमा रहा है। जैसे नर्स काम कर रही है, कोई भी सरकारी जॉब है, कोई भी प्राइवेट काम है, यदि आप उससे लाभ कमा रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि से है? वस्तु की उपयोगिता, क्वेश्चन पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि से है? उपयोगिता या मूल्य वृद्धि, समझ गए? उपयोगिता या मूल्य वृद्धि कर दिया, वो किससे संबंधित होगा? उत्पादन से संबंधित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है उत्पादन के मुख्य कितने साधन हैं? तो उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन हैं। उत्पादन के मुख्यतः कितने साधन है फ्रेंड्स? 4 साधन है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 4 साधन हैं? तो भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी। भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी उत्पादन के ये प्रमुख 4 साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन को शामिल कर ही लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? अनार्थिक क्रिया का उदाहरण करने के लिए, अर्थात आर्थिक क्रिया का नहीं, अनार्थिक, जिससे लाभ नहीं होता है। देखिए आप सरकारी शिक्षक हैं तो मतलब लाभ के पद पर हैं, कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं तो लाभ के पद पर, व्यापारी भी लाभ कमाते हैं। ठीक है, व्यापारी भी व्यापार लाभ के उद्देश्य से करते हैं। लेकिन यदि आप सामाजिक कार्य करेंगे फ्रेंड्स, उससे आपको दुआएं मिलेगी, सम्मान मिलेगी, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। तो अनार्थिक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा था, तो सामाजिक कार्य आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण का अध्ययन करती है। यह अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दिया था?
तो फ्रेंड्स को सवाल पर अच्छे से ध्यान दीजिए। कह रहा है अर्थशास्त्र की ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। यह परिभाषा चैंपमैन दिए थे। कौन दिए थे? तो चैंपमैन, अर्थशास्त्री चैंपमैन दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? जो उत्पादन के 4 साधन है, क्या क्या बताए थे फ्रेंड्स? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। उद्यमी को बताए थे ना, भूमि पूंजी श्रम और बताए थे ना उद्यमी, लेकिन निवेश उत्पादन के साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ढूंढने के लिए कहा था। ठीक है, 4 साधन है उत्पादन के, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। इन चारों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकोत्तर वस्तु का उदाहरण है? आर्थिकोत्तर वस्तु का उदाहरण है। देखिए, आप यदि अध्यापक की सेवा भी कर रहे हैं, बैंक की सेवा या डॉक्टर की सेवा, कोई भी सेवा कर रहे हैं, इससे आर्थिक लाभ आपको मिल रहा है। लेकिन माता की सेवा करेंगे तो आपको इससे दुआएं मिलेगी, लेकिन आर्थिक लाभ नहीं हो सकता, अर्थात इससे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। इस प्रकार आर्थिकोत्तर वस्तु का उदाहरण माता की सेवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक शामिल है? कह रहा है कीमत के निर्धारण में कौन सा घटक शामिल है? यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें लगान लगता है। आपके पास यदि पूंजी नहीं रहता है तो आप किसी से पैसे ब्याज पर लेते हैं और मजदूरी भी लगाते हैं। ठीक है, मजदूर तो उसमें काम करता है। तो कीमत के निर्धारण में आप इन सब खर्चा को जोड़कर ही कीमत रखेंगे कि इस वस्तु को बनाने में हमें इतना रुपया लगा, तो कितना में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कीमत के निर्धारण में सबका योगदान होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन का रहा है, देखिए अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स का ऐसा चैप्टर है जो हद तक आपको आपकी सोच पर आधारित रहेगा। ठीक है, आपको सोच डेवलप करना है क्योंकि आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है व्यक्तिगत स्तर पर, किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है ना, व्यष्टि और समष्टि, नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था। देखिए, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति शामिल होता है उसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था, और समष्टि अर्थव्यवस्था में समूह में लोग काम करते हैं, अर्थात एक से अधिक लोग समष्टि व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कह रहा है व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत का अर्थ होता है एक व्यक्ति, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। तो हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर यदि कोई काम करेंगे तो वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर, समस्त अर्थव्यवस्था मतलब पूरा अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के में किया जाता है। तो हाँ, समस्त के अंतर्गत समष्टि और व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, या कहेंगे व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि अर्थव्यवस्था और सामूहिक स्तर पर समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर अगला कह रहा है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में नहीं बांटा। नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा व्यष्टि और समष्टि को। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो नहीं होगा, क्योंकि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में नहीं बांटा है, बल्कि रैगनर फ्रिश बांटे हैं 2 भागों में। ठीक है, जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से, समग्र मतलब सामूहिक रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो सामूहिक रूप से हम बताए थे ना फ्रेंड्स, समष्टि अर्थव्यवस्था करता है, सामूहिक रूप से समष्टि और व्यक्तिगत रूप से व्यष्टि। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। व्यष्टि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का विषय है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो उत्पादन का सिद्धांत है, यदि आप कोई काम अकेले करते हैं तो उत्पादन का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत और कीमत निर्धारण खुद कर सकते हैं। ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कैसे कर सकते हैं कीमत का, यदि बाजार में ज़्यादा मांग होगा तो आप कीमत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपके हाथों में होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में हो सकता है 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए तो लेते हैं। देखिए हो गया 3 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। व्यष्टि अर्थात देखिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग देख लिए थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसी 2 क्वेश्चन को हम जूम करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। समष्टि मतलब सामूहिक रूप से। ठीक है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और विदेश व्यापार नीति, ये सभी सामूहिक अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश ये सब तो देश के अंतर्गत, ये देशों का काम है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। तो हाँ, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है उसमें व्यक्तिगत लोगों का सिर्फ हस्तक्षेप होता है, वो अपने कीमत का निर्धारण खुद कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें कीमत सिद्धांत कहा जाता है। फिर कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। तो हाँ, समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षिप्त में आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। व्यक्तिगत में देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई तथा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इन तीनों को शामिल है, क्योंकि छोटे छोटे इकाई भी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है, व्यक्तिगत भी एक व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्तिगत लगा हुआ है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये जो आर्थिक नीतियां हैं फ्रेंड्स, कौन सा एक में है आर्थिक नीतियां, एक में क्या है आर्थिक नीतियां भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं आता है। ठीक है, ये सरकार का काम है। आर्थिक कल्याण भी नहीं आता है और भविष्यवाणी भी नहीं आता है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप जिसे चाहे रोजगार व्यष्टि अर्थशास्त्र में दे सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः रोजगार दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र पूछ रहा है फ्रेंड्स। वस्तु देखिए भारत में कृषि श्रम की समस्या तो नहीं, ये व्यष्टि के अंतर्गत नहीं आएगा। वस्तु का कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है, वो वस्तु की कीमत जो चाहे रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस अंतर्गत के किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीधा समष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंदर? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक समष्टि घटक है। समष्टि घटक है पूछ रहा है फ्रेंड। एक वस्तु की कीमत, ये तो व्यष्टि के अंतर्गत आएगा। उपभोक्ता का संतुलन, ये भी व्यष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। और मांग का लोच, ये भी व्यष्टि। लेकिन जो राष्ट्रीय आय एक ऐसा है जो समष्टि का घटक है। ठीक है, जिसमें सामूहिक लोगों का हस्तक्षेप होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में कौन सी शाखा करता है? अर्थव्यवस्था की क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या किसके अंतर्गत की जाएगी? तो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। किसके? तो समष्टि संपूर्ण व्याख्या समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 ही क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक मुद्दे को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किसे क्या किया गया है फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, एक में है भुगतान संतुलन। क्या है? एक में भुगतान संतुलन समष्टि अर्थात सामूहिक भुगतान संतुलन भी समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। मुद्रास्फीति भी और विनिमय का दर भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम दो क्वेश्चन को इंक्लूड करने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 2 अलग अलग शाखाएं हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, ये जो नॉर्वे अर्थशास्त्री रेगनर फिश थे, उन्होंने ही अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया था, व्यष्टि और समष्टि। ये दोनों अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, एक सही है। फिर दूसरा कह रहा है अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हाँ फ्रेंड्स, और ये जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, ये दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि मानव की जो आवश्यकता है ना, वो अनंत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, लेकिन आवश्यकताएं को जो पूर्ति करता है वो साधन सीमित है। आवश्यकता की पूर्ति जहाँ से होती है वो साधन सीमित है। तो 2 भी सही होगा, 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो हाँ, जब साधन सीमित होगा तो चयन की प्रक्रिया में समस्या अवश्य होगा कि नहीं, लेकिन वो एक प्रमुख समस्या आर्थिक समस्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र इसी सब वजहों से कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन या चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है ना। यदि आवश्यक वस्तु सीमित हो तो उसके चुनाव में समस्या आती है। निम्न में कौन सा कथन समस्या से संबंधित नहीं है? देखिए, असीमित साधन भी इससे संबंधित है, सीमित साधनों इससे भी संबंधित है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग ये सब इनसे संबंधित है, लेकिन आय का अधिक होना ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है। अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो सके। ठीक है, ताकि सीमित संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार हो सके, एक राष्ट्र अधिकतम समाज कल्याण प्राप्त कर सके। ठीक है, एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। फिर और अवसर को पढ़ते हैं उत्पादक का अधिकतम लाभ प्राप्त हो, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करे, ये भी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर देते, ये भी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फाइनली क्या कह रहा है अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा किस प्रकार हो, तो सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि उपभोक्ता भी संतुष्ट हो, उत्पादक भी संतुष्ट हो। ठीक है, और अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सामाजिक अर्थव्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय को स्थापित करता है। क्या कहता है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो समन्वय स्थापित करता है आर्थिक क्रियाओं के बीच, उसे क्या कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। हाँ, ये एक प्रकार की अर्थव्यवस्था की परिभाषा हुई। कह रहा है जो किसी क्षेत्र विशेष में समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। एक भी सही है। दूसरा कह रहा है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो हाँ, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ज्ञान बिंदु सर का दरोगा का बैच था, इनका प्राइस बहुत ही हाई था, 3000 रुपये था। हमें भी लेना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ठीक है। जब करंट अफेयर्स का क्लास हम यूट्यूब पर देखे तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स देखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, कि सर इस प्रकार हम गरीब स्टूडेंट को हेल्प कीजिए, सप्ताह में एक दिन भी करंट का क्लास दीजिए। तो इसी सब सोचकर हम एक यूट्यूब चैनल बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है। 3000 बहुत ज़्यादा फी है। हम भी खरीदते समय बहुत सोचना पड़ा था हमें भी। ठीक है। 3000 क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया पर छोड़ दिया जाता है। बाजार की शक्तियों पर स्वतंत्र आर्कियों पर छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? देखिए फ्रेंड्स, कह रहा ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। ठीक है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी लोगों का अधिकार होता है, सरकार का ना के बराबर अधिकार होता है। ठीक है। उसमें सब कुछ बाजार पर निर्भर रहता है। यदि बाजार में मांग अधिक होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा, रेट भी अधिक होगा कि नहीं? इसीलिए बाजार की स्वतंत्र आंतरिक शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है। किसे? एडम स्मिथ को। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम बाजार अर्थव्यवस्था भी है, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी है, खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का ना के बराबर हस्तक्षेप होता है। ठीक है। या किसी और व्यक्ति का हस्तक्षेप भी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? किस सिद्धांत के कह रहे हैं? तो हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसे कहा जाता है? का सिद्धांत का अवधारणा कौन प्रतिपादक किए थे? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ किस अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसीलिए इसके प्रतिपादक एडम स्मिथ हुए। ठीक है फ्रेंड्स। कार्य निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें तो सरकार का ना बराबर हस्तक्षेप होता है, स्वयं का अधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं का अधिकार होता है। इसका कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। किस आधार पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कीमत निर्धारण किस आधार पर होता है? मांग और पूर्ति। यदि बाजार में इसका मांग अधिक होगा तो
ऑटोमेटिक इसका रेट बढ़ेगा, ठीक है, और इसको अधिक से अधिक पूर्ति किया जाएगा, ठीक है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है पूछ रहा है, कह रहा है हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण। हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। वस्तु एवं सेवा का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्ति के अधीन है। तो हाँ, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों के अधीन होता है। कह रहा है आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखता है। तो नहीं, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें समाज का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में समाज का पूरा जिम्मेवारी होता है, ठीक है। कह रहा है राज्य सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। हाँ, तो राज्य सरकार का ना के बराबर अर्थात न्यूनतम हस्तक्षेप कह सकते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है पूछ रहा था, तो यही लक्षण है, इसमें सामाजिक लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है। तो फ्रेंड्स किस अर्थव्यवस्था में रहता है? तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में? उदारवादी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम उदारवादी और खुली अर्थव्यवस्था दोनों है। तो इस प्रकार बी और डी दोनों को कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? कह रहा है कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी और निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी आर्थिक तत्वों का, निजी लोगों का प्रभाव रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता। तो हाँ, आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता रहती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्यों कहते हैं पूंजीवादी को? क्योंकि ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाया गया है, ठीक है, और इसमें निजी क्षेत्र का पूरा योगदान रहता है। फिर खड़ा अगला कि लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया जाता है। तो हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूर्णतः लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहिए तो प्रतियोगिता की या प्रतिस्पर्धा की बहुत ही भावना होती है। अर्थात इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गलाकाट प्रतियोगिता चलती है। किस प्रकार की गलाकाट प्रतियोगिता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चलती है। अगला क्वेश्चन, अगला कड़ा है, उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं पाया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उपभोक्ता का प्रभुत्व पाया जाता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के यही दोनों लक्षण करेक्ट लक्षण थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1 और 2, उपभोक्ता का प्रभुत्व पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व पूंजीवादी में पाया जाता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का कीमत तंत्र का संचालन किस की ओर संकेत करता है? कह रहा है किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का संचालन किस एक ओर संकेत करता है? तो मांग और आपूर्ति की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? मांग और आपूर्ति के दबावों के अन्योन्य क्रिया की ओर संकेत करता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के दबावों की अन्योन्य क्रिया की ओर संकेत करता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में
किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का अवधारणा प्रस्तुत किया गया? देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उभरकर सामने आया था, जिनके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नकारते हुए ये एडम स्मिथ, जिन्होंने धन का विज्ञान बता दिया था, इन्हीं सब को नकारते हुए जो एक और अर्थशास्त्री बनकर उभरे, जो कार्ल मार्क्स थे, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था को लाए या समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाए। ठीक है फ्रेंड्स, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में कौन सा व्यवस्था लाया गया? तो समाजवादी के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। देखिए, हमारे इस सक्सेस चैनल पर आपको पूरा दरोगा का सारा कुछ मिलेगा, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्लास में मिलता है, क्लास का पूरा A to Z चीज़ आपके सामने हम रखेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को क्या क्या कब कब चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, बस इसमें 111 तक क्वेश्चन है, 111 ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में। उसके बाद दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो जब ख़त्म होगा तब आपको भी दूसरा चैप्टर करवा दिया जाएगा। इस चैप्टर के बाद बायोलॉजी का पहला चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर डाल देते हैं, उसके बाद बायो का करवाएंगे, जिसमें कुल बायो में 18 चैप्टर हैं। ठीक है, जूलॉजी प्लस बॉटनी मिलाकर सारा कुछ है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किन उपनाम से जाना जाता है? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? राज्य अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है या समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? देखिए, सामाजिक अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। उत्पादन के साधन पर सामूहिक स्वामित्व। हाँ, तो उत्पादन के साधन पर सामूहिक स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से ही लग रहा है कि इसमें समाज के सभी लोगों का हस्तक्षेप होता है, अर्थात सामूहिक लोगों का स्वामित्व होता है। ठीक है, ये तो लक्षण है। फिर अगला कह रहा है, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण। तो हाँ, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण, और इसमें प्रतियोगिता का भी अभाव रहता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव रहता है, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गलाकाट प्रतियोगिता होती है, मतलब बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। तो कह रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है? नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, इस प्रकार लक्षण नहीं है को ढूंढने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से सामाजिक अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, तो नहीं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं यहाँ दे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। दूसरा कह रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, तो हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, वही समाजवादी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? ये जो भूतपूर्व सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, ये पढ़ते हैं अगला ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है, यह जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होता है। हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सभी लोगों का हस्तक्षेप होता है, सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों का हस्तक्षेप होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित होता है। स्वदेशी से प्रभावित होता है तो नहीं, स्वदेशी से प्रभावित नहीं होता है। जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र में राज्य की समान भागीदारी होता है तो नहीं। जहाँ कृषि और उद्यम दोनों का समान महत्व दिया जाता है तो नहीं। इसका सटीक अर्थ होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान रहता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और इधर जनक का नाम दिया हुआ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? एडम स्मिथ को माने जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में ही कार्ल मार्क्स समाजवादी व्यवस्था को लाए। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स हैं। कौन है? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है इसमें दोनों। देखिए अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है। तो मिश्रित लक्षण नहीं पूछा है, तो इस प्रकार हमें सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा फ्रेंड्स, सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये सही हो जाएगा। फिर आर्थिक नियोजन का योजनात्मक अर्थव्यवस्था, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का योजनात्मक अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। कर है अर्थव्यवस्था में सरकार की नियामक रूप से भूमिका होती है। तो हाँ, तो अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की नियामक रूप से भूमिका होती है। कह रहा है आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए लिए जाते हैं, न कि लाभ के उद्देश्य से। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, वो समाज के कल्याण के लिए नहीं, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ देखिए समाज कल्याण के लिए भी और लाभ कमाने के उद्देश्य से भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया गया है या अपनाया गया है। ठीक है, ताकि समाज को भी कल्याण हो और लाभ भी प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या दिया हुआ था, न कि लाभ प्राप्त से, जबकि लाभ प्राप्त के उद्देश्य से भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को जूम करते थोड़ा बड़ा है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक कल्याण के बारे में तो सोचता है और लाभ कमाने के उद्देश्य को भी सोचता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के क्या कारण थे। देखिए क्वेश्चन सीधा कह रहा है जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाई गई, समाजवादी या पूंजीवादी को क्यों नहीं अपनाया गया। तो देखिए क्यों नहीं अपनाया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी का अभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई थी उस समय सरकार के पास पूंजी का भी अभाव था और समाजवादी इसीलिए और संसाधनों का भी अभाव था। पूंजी का अभाव, संसाधनों का भी अभाव था, इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना संभव नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र को भी उतने संसाधन नहीं थे कि उसके भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के पास वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अधिक मात्रा में वैसा कुछ भी नहीं था जो कि वो समाजवादी व्यवस्था को अपना सके। इसीलिए भारत ने
पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों को अपना लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों मिली जुली अर्थव्यवस्था है ना, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार सर्वोत्तम था। हाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो सर्वोत्तम ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन गलत है, इनमें सभी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑल बना दीजिएगा, इसमें ऑल बना दीजिएगा, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। इन्हीं सब वजहों के कारण भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ऐसो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है। विश्व बैंक, यहाँ ध्यान रखना है, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन है? विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील और अल्प विकसित व्यवस्था। कौन कौन अर्थव्यवस्था विश्व बैंक ने वैश्विक 3 अवस्थाओं को कौन कौन से 3 भाग में बांटे हैं? तो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, इन 3 भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को किसने बांटा है? इन 3 भागों में विश्व बैंक बांटे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व बैंक के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो किस आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किए हैं विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। किस आधार पर? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देश की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक ने वर्गीकरण के निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था की सीमा किसे कहा है? देखिए 2020 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय निकाला गया उसमें कह रहा है निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था की सीमा क्या है? निम्न आय वर्ग वाली व्यवस्था, देखिए जिसका भी आय $1046 है या उससे कम है उसकी अर्थव्यवस्था को निम्न आय अर्थव्यवस्था कहते हैं, निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसकी इनकम कितना है? $1046 या उससे थोड़ा कम वाली अर्थव्यवस्था को या उससे कम इनकम वाली को क्या कहते हैं? निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं, या निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा यही है $1046 या 10 उससे थोड़ा कम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन से 2 अर्थव्यवस्था आती है? क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन 2 अर्थव्यवस्था आती है? तो चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ये 2 अर्थव्यवस्थाएं, इन 2 देशों की अर्थव्यवस्थाएं आगे आती है। ठीक है, कहाँ के? चीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से आगे आती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता अर्थात पैकेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य की तुलना की जाती है। तो हाँ, ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ये विनिमय दरों की गणना विभिन्न देश के एक समान जो वस्तु है ना उसमें मूल्यों की तुलना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्रय शक्ति क्षमता डॉलर के संबंध में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट? देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता डॉलर के संबंध में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, का केवल 1 होगा, क्योंकि ये जो क्रय शक्ति क्षमता है ना उसमें विनिमय दरों की गणना की जाती है। तो कैसे गणना की जाती है
जो दूसरे देश, जैसे अपने देश का कोई सामान और दूसरे देश का भी कोई एक ही सामान है और उसमें सिर्फ वस्तुओं की सेवा और मूल्यों की तुलना होती है। उन एक ही वस्तुओं में अलग अलग देश की वस्तु की मूल्यों की तुलना होती है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। चलिए चलते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ विषय है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अच्छे से याद कर लेना है। कड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था एक, देखिए यहाँ ऑप्शन के मुताबिक जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो हर कोई जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे टफ इकोनॉमिक्स ही आपको लगेगा, क्योंकि सबको लगता है इकोनॉमिक्स टफेस्ट सब्जेक्ट है ही। ठीक है, इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन दो उपनामों से जाना जाता है? कह रहा है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को, किस अर्थव्यवस्था को? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से जाना जाता है? देखिए अभी जो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था है उसको उभरती हुई अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित व्यवस्था, ठीक है, या अर्धविकसित व्यवस्था, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था क्यों कह सकते हैं, क्योंकि विकसित तो है नहीं भारत की अर्थव्यवस्था, क्यों अभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास हो ही रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार हम सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद है? कौन सी व्यवस्थाएं मौजूद है? कह रहा है भारत की विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद है? ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। किस कारण ये विकासशील है? ठीक है, विकसित क्यों नहीं हो पाया है? इस कारणों को हम लोग जानते हैं। देखिए कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल की अधिक निर्यात, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय या बृहद बेरोजगारी, इन सभी कारणों के वजह से भारत की अर्थव्यवस्था है ना विकसित नहीं हो पा रही है। विकासशील, अर्धविकसित, अल्प विकसित सभी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कृषि की प्रधानता, जनसंख्या अधिक होने के कारण कच्चे माल का अधिक निर्यात, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, अधिक से अधिक बेरोजगारी, यही सब विकासशील अर्थव्यवस्था का कारण बना हुआ है भारत का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। टोटल 111 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, किस संदर्भ में? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, क्या कह रहा है देखिए यहाँ भी पढ़ लीजिए, उपभोक्ता में निम्नलिखित किसकी विशेषताएं, किसकी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधान मौजूद है, राष्ट्रीय आय के वितरण की समानता, राष्ट्रीय आय में वितरण की समानता ये मौजूद नहीं है। ठीक है, और पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, ये दोनों शामिल नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में। उन्नत एवं पूर्णतः विकसित प्राकृतिक संसाधन सिर्फ 1 और 4 ये दोनों शामिल है भारत की अर्थव्यवस्था में। कृषि अर्थव्यवस्था और उन्नत एवं पूर्णतः प्राकृतिक संसाधन और कृषि प्रधानता ये दोनों शामिल है, लेकिन राष्ट्रीय आय के में वितरण की समानता, पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित श्रेणी के रूप में दर्शाता है? देखिए कह रहा है किन वजहों से भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित कहा गया है, क्यों कहा गया है? तो चलिए हम लोग सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। बचत की कमी के कारण, पूंजी का अभाव। देखिए फ्रेंड्स, अल्प विकसित व्यवस्था का यही कारण है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कारण ये है कि भारतीय लोग हैं जो बचत नहीं कर पाते हैं और पूंजी का अभाव होता है उनके पास। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता
के पूर्व से ही चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी, हाँ, जो ये अल्प विकसित व्यवस्था, इसमें बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इन्हीं बेरोजगारी, पूंजी के अभाव के कारण भारत में अर्थविकसित आप किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है। भारतीय औद्योगिक ढांचों का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करना, ये भी हो जाएगा, ठीक है, कि भारतीय औद्योगिक ढांचों का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करना, ठीक है। अगला कह रहा है भारत में उचित शिक्षा व्यवस्था ना होने के कारण श्रम शक्ति में अकुशलता, हाँ, भारत में शिक्षा व्यवस्था उत्तम नहीं होने के कारण श्रम शक्ति में अकुशलता आती है, ठीक है। इन्हीं सब कारणों के, इन्हीं सब कमियों के वजह से भारत में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं विकसित नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं सब वजहों से भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित व्यवस्था रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील की श्रेणी में लाता है। देखिए भारतीयों को क्यों विकासशील की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, तो देखिए विकासशील की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, अब क्यों रखा जाता है इसके वजहों को भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि कृषि का मुख्य व्यवसाय भारत के अधिकांश लोग किस पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित होने के कारण भारत को विकासशील श्रेणी में भी रखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 73 नंबर का क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। फिर कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी के वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में रखा गया है, और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, इन तीनों वजहों से भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, इसका तो इकोनॉमी से कोई महत्व ही नहीं रहा। प्रोटीन की प्रति व्यक्तित्व सेवा उच्च होना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा है थोड़ा, जूम करते हैं, ठीक है। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य सेन ने कौन सा सुझाव दिए हैं। देखिए अमर्त्य सेन, ये भी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कौन है, एक अर्थशास्त्री हैं, जो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहें, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मात्र वो 3 बात कहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वो 3 बात कौन कौन से कहे हैं कि इसे वस्तु उन्मुख और जन उन्मुख होना चाहिए, वस्तु उन्मुख जन उन्मुख होना चाहिए, और सबसे अधिक जो निर्धन व्यक्ति है, जो सबसे अधिक गरीब व्यक्ति है, उसे आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए, ठीक है, निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए। इन्हीं 3 बातों को अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बोले हैं। वस्तु उन्मुख होना चाहिए, जन उन्मुख होना चाहिए, और जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं उन्हें आर्थिक तौर पर सहायता देनी चाहिए। इन्हीं 3 बातों को कहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, जिसमें आयात और निर्यात बिल्कुल नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। ये जो विकास का भारतीय मॉडल है, ये किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो व्यक्ति तथा राज्य दोनों की हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति तथा राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इसमें एक ही क्वेश्चन को लेते हैं क्योंकि नीचे है, इसका कटेंगे। ये क्वेश्चन करा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए क्या करा फ्रेंड्स, देखिए कोई कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका विश्व में किसी भी देशों से कोई संबंध नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण और नवीकरणीय पर बल दिया जाता है। तो हाँ, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है इनमें सभी पर पुनर्निर्माण, पुनर्चक्रण, नवीकरणीय इन सभी चीज़ों पर बल दिया जाता है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था में कह रहा है इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकी पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादकों को उपयोगी बनाने में सहायता करती है। तो हाँ, इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीक पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादकों को उपयोगी बनाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक है। और अब सी पढ़ते हैं। सी कह रहा है उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। तो हाँ, चक्रीय अर्थव्यवस्था में कम से कम लागत करके अधिक से अधिक उत्पादन या लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जितना भी कथन है सारा का सारा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। कह रहा है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को किस रूप में पहचाना जाता है? तो भारत को विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत को किस रूप में पहचाना जाता है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जहां स्थानीय नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक, अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाए उसे किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो गीग अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है? तो गीग अर्थव्यवस्था। देखिए, गीग अर्थव्यवस्था का परिभाषा एक और समझ लेते हैं एक बार और। गीग अर्थव्यवस्था में ऐसा बात है कि स्थानीय नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिकता दी जाती है। जहां समझ गए फ्रीलांस कामों को प्राथमिकता दी जाती है और नौकरियों के विपरीत दिया जाता है, वह अर्थव्यवस्था गीग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग 80 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। टोटल 111 क्वेश्चन है, बस 31 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, गीग अर्थव्यवस्था इसको पढ़ लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 नंबर। अब छोटा क्वेश्चन है जो भी है इधर, बाकी छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा वाला क्वेश्चन का अधिकांश झमेला खत्म हो गया। कह रहा है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता, भारत को कह रहा है भारत को यह तब सत्य होता है जब भारत को परिभाषित किस रूप में किया जाता है? तो भारत को एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था। क्यों एक श्रम अधिक लोग? क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं और वो अधिक से अधिक श्रम अर्थात परिश्रम करते हैं। इसीलिए भारत को परिभाषित एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। जो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है वो मानव संसाधन से भी, प्राकृतिक संसाधनों से भी और भौतिक संसाधन, इन तीनों के द्वारा जो होता है अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अर्थ विकसित का पर्यायवाची। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है इसमें अर्थ विकसित का पर्यायवाची निर्धन कह सकते हैं। क्या होगा? अर्थ विकसित का पर्यायवाची निर्धन होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में के वैश्वीकरण क्या क्या अर्थ होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव समाप्त करना। आप लोग नहीं समझे होंगे। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है फ्रेंड्स दूसरे देशों के साथ जो आपका आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है दूसरे देश के साथ, उस प्रतिबंधों को कम करना ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में
अर्थशास्त्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा रहा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान 5वां रहा है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पादक अर्थात जीडीपी का 5वां स्थान रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का आर्थिक विकास बाजार का आकार पर निर्भर, पूंजी निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधन, इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है, व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्य पूछ रहा है, ऐसे 4 क्षेत्रों में जनरली बांटा गया है। ठीक है, कह रहा है व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में, ऐसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? देखिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, इन सब क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रभु, देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं वानिकी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सभी शामिल है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन एवं कृषि वानिकी सभी आता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय है। तो हाँ, ये जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो जो मानव का व्यवसाय का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है। ठीक है, ये तो हम आप सब जानते हैं। दूसरा कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र के प्राकृतिक उत्पादकों का उत्पादन करती है। ये देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, प्राकृतिक उत्पादनों का उत्पाद करती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादकों का उत्पाद करती है, जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य होता है, जो मानव के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो हाँ, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए फ्रेंड्स, द्वितीयक क्षेत्र को भी हम लोग को समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट द्वितीयक क्षेत्र में कंफ्यूज होते हैं। देखिए निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत क्षेत्र और गैस जल आपूर्ति जितने भी होंगे वो सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, खनन, उत्खनन, ठीक है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, विनिर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। वही वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, उत्खनन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, निर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, अर्थात सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक विनिर्माण का उदाहरण है, मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है? मात्र एक विनिर्माण का उदाहरण कपड़ा है। क्या है विनिर्माण का उदाहरण? है मैन्युफैक्चरिंग का, तो कपड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जूम करते हैं कि 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 111 क्वेश्चन के बहुत करीब आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ये पहला चैप्टर खत्म होगा, दूसरा चैप्टर हमारी क्लास में जैसे खत्म होगा नेशनल इनकम, तो हम उसका भी
पूरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखेंगे ताकि आपका दरोगा का एग्ज़ाम है ना वो बेहतर से बेहतर उस एग्ज़ामों का तैयारी हो सकेगा। ठीक है, आपको अब क्लास को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई बहनों को। जो भी हमारे भाई या बहन पढ़ रहे हैं, क्लास को परचेज नहीं किए हैं किसी कारणों से या फी ज़्यादा देखकर नहीं परचेज किए हैं, अब उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस से जुड़ जाइए, आपका बेहतर बहुत ही आपका बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीक़ों से इस पर सारा कुछ हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। कह रहा है किसी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है तो देखिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसे तो किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। जो वानिकी, मत्स्य पालन, उत्खनन, ये जो देखिए कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। वानिकी, मत्स्य, उत्खनन या क्षैतिज खुदाई से कर सकते हैं, इन सभी को प्राथमिक सेक्टर में शामिल किया गया है। वानिकी, उत्खनन और मत्स्य इन्हें प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, बट जलापूर्ति जो है इसे सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। जलापूर्ति को किस में शामिल किया गया है? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात करेक्ट है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। कह रहा है द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ती है। तो हाँ, जैसे ही द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा वैसे ही प्राथमिक क्षेत्र की भी उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है जो उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था, अर्थात द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिक क्षेत्र ही करते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए ये नहीं है कि आपको फ्रेंड्स प्रॉपर दरोगा के लिए हम लोग ये क्वेश्चन दे रहे हैं। आप दरोगा का तैयारी कीजिएगा तो आपको बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी प्रीलिम्स तक आप पास कर सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे, एसएससी, एनडीए, इन सब एग्जाम आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवाओं का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो तृतीय क्षेत्र में होता है। सेवाओं का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का एक भाग है? कह रहा है सेवा क्षेत्र का एक भाग है। देखिए सेवा क्षेत्र परिवहन एवं संचार के माध्यम से भी लोग एक दूसरे का सेवा करते हैं। ठीक है, परिवहन एवं संचार भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भंडारण भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और व्यापार के माध्यम से भी एक दूसरे को लाभ पहुंचता है और अर्थात सेवा ही हुआ एक प्रकार से। इन सभी को सेवा क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, सभी सेवा क्षेत्र का भाग है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। बीमा भी एक सेवा क्षेत्र का भाग है। बैंकिंग भी एक सेवा क्षेत्र का भाग है। होटल और रेस्तरां या रेस्टोरेंट कर सकते, होटल या रेस्टोरेंट, ये सभी सेवा उपलब्ध कराता है, लेकिन निर्माण है जो सेवा उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक है, ये सेवा के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग अच्छी तरह से। देखिए कह रहा है मानव की आवश्यकता सीमित है, तो नहीं, मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। ठीक है, असीमित है। फिर कह रहा है मानव की आवश्यकताओं में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं, तो हाँ, मानव की आवश्यकताओं में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं।
फिर कह रहा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण है या मुख्य कार्य है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो लोगों की जो आवश्यकता है ना, उनको संतुष्ट करना ही अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस प्रकार 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, 2 और 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को साफ साफ दिखे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा ढूंढने के लिए कह रहा है, देखिए तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बिजली और परिवहन आएगा। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कौन है, बिजली और परिवहन। देखिए पशुपालन और खेती ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कपास विनिर्माण ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन बिजली और परिवहन ये तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किन्हें रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत एवं जल आपूर्ति को सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया है, अर्थात द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार ये सब, और ये पशुपालन जो है, ये पशुपालन प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार ये सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, लेकिन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत तथा जल आपूर्ति आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 नंबर, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए, बस अभी 11 क्वेश्चन बाकी है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हाँ, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। फिर कह रहा है तृतीयक क्षेत्र में विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादकता कुशलता भी बढ़ती है। हाँ देखिए फ्रेंड, जैसे ही तृतीयक क्षेत्र में विकास होगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में ऑटोमेटिक विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ऑप्शन बी भी करेक्ट है। कह रहा है तृतीयक के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन करेक्ट है कि तृतीयक के ढांचे के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था। लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास प्रोफेसर अमर्त्य सेन किए थे। कौन किए थे, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो किस का उत्पादन करता है, तो भौतिक वस्तुओं का। हाँ, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये भौतिक क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। हाँ, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें सेवा से जुड़ी वस्तुओं को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस प्रकार दोनों करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार सी होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। देखिए एक ही क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 103 नंबर का क्वेश्चन, अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था अर्धविकसित होती है उसकी जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या सर्वाधिक प्राइमरी क्षेत्र में काम करते हैं। किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 2 क्षेत्र होते हैं। क्या कह रहा है कि जो होता है स्वामित्व अर्थव्यवस्था, स्वामित्व के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को दो मुख्य क्षेत्र होते हैं जिन्हें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो हाँ, स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 2 क्षेत्र होते हैं, जो निजी और सार्वजनिक होता है, 2 क्षेत्र। ठीक है, फिर कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में एक संयुक्त क्षेत्र है। तो हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में एक संयुक्त क्षेत्र भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सही है।
अगला पॉइंट कह रहा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों का साझेदारी होता है। हाँ, संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों व्यक्तियों का हस्तक्षेप होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है तीनों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया गया है। तो शोध एवं अनुसंधानकर्ता को है ना जो फ्रेंड्स, देखिए पहले तो हम लोग 3 ही सेक्टर पढ़ते थे, प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक पढ़ते, लेकिन 2 और इंक्लूड किया गया है, चतुर्थ और पंचम। इन दोनों को शामिल किया गया है, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र को भी। शोध एवं अनुसंधानकर्ता जो है वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किस में शामिल किया गया है, तो चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया गया, अर्थात चौथे क्षेत्र में शामिल किया गया है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले को शामिल किया गया। उच्च स्तर के जो निर्णय लेंगे फ्रेंड्स उसको पंचक क्षेत्र में शामिल किया गया है। समाज के विषय में जो उच्च निर्णय लेंगे उसको पंचक क्षेत्र में शामिल किया गया है। वही शोध एवं अनुसंधानकर्ता व्यक्ति को चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है 107 नंबर का क्वेश्चन कि कौन से कथन सही और गलत को सही को ढूंढने के लिए करा है, कौन से कथन सही है, सही ढूंढने के लिए करा है। चतुर्थक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का भी विकसित स्वरूप है। हाँ, ये जो चतुर्थ जो क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है। सही बात है, जिसमें ज्ञान आधारित सेवा को शामिल किया जाता है। यह तृतीयक का ही विस्तृत रूप चौथा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन करा है अगला पॉइंट को करा है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। हाँ, तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 108 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किसे किया जाता है, सीधा 1 नंबर में आपको कृषि दिख रहा होगा। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है, तो कृषि को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा को शामिल किया गया है। तो तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। संचार सेवा के अंतर्गत आता है, संचार सेवा के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में संचार को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार को दौड़ोगा का फुल तैयारी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म का सीधी कॉपी चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का क्लास आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले जैसे जैसे वहाँ ख़त्म होगा उसी तरह आपको भी यहाँ पूरा सारा कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज, क्लास टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सारा टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप अपने तैयारी को आंक सकें। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है, तो ये जो विनिर्माण क्षेत्र है ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। विनिर्माण किस में आएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। वही बैंकिंग, बीमा, व्यापार, ये सभी टर्सरी सेक्टर में अर्थात तृतीयक में चला जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि ये सब सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये विनिर्माण किस में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि हम प्रॉपर थंबनेल दरोगा का डाल रखें तो इन्हीं के लिए भी आई है, इससे बहुत सारा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, आप दरोगा का यदि आप तैयारी बेहतर तरीक़ों से कर लेते हैं, आपका जितने बीएड, डीएलएड, पारा मेडिकल, ये सभी एग्ज़ाम हैं, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे, एनडीए, इन सब एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग अच्छी तरह से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अपने रिजल्ट को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ करके देखिए एकदम लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक्स का, ये पहला चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है, नेशनल इनकम, जैसे ही नेशनल इनकम खत्म होगा उसका भी फुल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग को यदि
फुल तैयारी दरोगा का करना है ज्ञान बिंदु सर का पूरा, तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास कैसा लगा, क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा माइंड सेट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पर खुद से भी थोड़ा गहनता कीजिएगा। कह रहा है वास्तविक अर्थशास्त्र पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का तथ्यों का वर्णन करता है, लेकिन यह क्या है, इसको कह सकते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। यह वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, इसे कह सकते हैं ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको उठपटांग लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 बार सोचिएगा तो ये क्वेश्चन सीधा साधा ही लगने लगेगा, ठीक है। आपको उठपटांग लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, हमें भी लगा था, ठीक है फ्रेंड्स। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है यह हम कह सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है आदर्श अर्थशास्त्र नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए से संबंधित है। हाँ, तो आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। 1 एवं 2 दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। आपको 111 क्वेश्चन में सबसे टफ उल्टा पुल्टा 111 क्वेश्चन ही लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप 1-2 बार अपने से गहन कीजिएगा, इस पर आपको ठीक लगने लगेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अब बायो कल या परसों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग परसों लाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में कुल 18 चैप्टर है, ठीक है। उसमें कल हम 1 चैप्टर का परसों लाएंगे हम निश्चित, ठीक है। दारोगा जितने भी ज्ञान बिट्टू झा सर जो भी दिए हैं सारा क्वेश्चन हम उसको PDF का स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के आप लोगों के सामने हम रखेंगे, ठीक है। परसों बायोलॉजी नंबर 1 जिसमें 18 चैप्टर है, पहला चैप्टर का परसों हम लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।